मोहतरम नाज़रीन, आज मैं बहुत अपाहिज कर देने वाले मर्ज यानी आर्थराइटिस के बारे में आपको चंद एक मालूमात देना चाहता हूँ कि आप चाहें तो इस मर्ज से बच सकते हैं, और अगर ये मर्ज आ ही जाता है तो उससे कैसे बचा जा सकता है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। मैं आपसे ही पहले ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसे इश्खास जैसे माली होते हैं, गार्डनर, खेतों में काम करने वाले जो पैरों के बल बैठते हैं, उनको भी कभी ये आर्थराइटिस में मुब्तला होते देखा है? जो अपनी नर्व्स को स्ट्रेचेस देते रहते हैं, बहुत कम लोगों को ऐसे देखा होगा। उनको बहुत कम ये मर्ज आता है, जो लगातार बचपन से बुढ़ापे तक ये एक्सरसाइज करते रहते हैं, नर्व्स को स्ट्रेचेस देना चाहते। अब मैं थोड़ा सा इसकी वजूहात पे आता हूँ, थोड़ा सा आपको मालूमात देना चाहता हूँ। जैसे ही हम एज में बढ़ते हैं, हमारे में कुछ इज्जा कम होने लग जाते हैं। मसलन ये कोलेजन मादा, कोलेजन फाइबर जो हमारे जिस्म में कई एक चीजों से बनता है, इसकी मिकदार बनने में कम होने लगती है। ये जो कोलेजन फाइबर है, इसकी अगर मैं इट इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बॉडी, और जब मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बॉडी है और जब इसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी तो 90% तो सिर्फ ये बोन्स में है, और अगर मैं स्किन में लूं तो 75% है। टेंडन्स में लूं तो ये 85% टेंडन्स जो घुटनों के इर्द गिर्द हैं, लिगामेंट्स, टेंडन्स, उनमें है। और अब अगर ये जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं और नर्व्स जो हैं हमारी, उनके इर्द गिर्द और उनमें ये चीज़ें शामिल की जाएं तो बहुत बड़ी उनकी मिकदार पेरिनेरियम और नर्व फाइबर के इर्द गिर्द ये मौजूद होती है। कोलेजन फाइबर की तादाद जो उसको इलास्टिसिटी देती है, जो उनको खुला रखती है, उनका पैसेज इंश्योर करती है, उसमें खून की नालियों में गर्दिश को असिस्ट करती है, उनको फैला के रखती है। इसी तरह नाइट्रिक ऑक्साइड जो ब्लड वेसल्स को फैला के रखता है, उसकी मिकदार जैसे ही हम एज में बढ़ते हैं, कोलेजन फाइबर जैसे कम होता है, उसकी मिकदार भी कम होने लगती है। फिर जो हड्डियों के जो बेसिकली ये है क्या, कार्टिलेज, ये घुटने जो है हमारे कार्टिलेज है ना, इसके दो जो मर्ज आते हैं वो दो इकसाम में मैं यहाँ पे याद कराता चलूँ कि दो प्रॉब्लम उसमें आते हैं। एक में रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, और दूसरा ऑस्टियोआर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पहला काम डॉक्टर ये करते हैं कि वो कहते हैं इसका आर ए फैक्टर चेक कराओ, आर ए फैक्टर पॉजिटिव आ गया तो वो इसको लाइलाज कह देते हैं। और अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस आ गया तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, ये कार्टिलेज कम हो जाता है। अब ये कार्टिलेज क्यों कम हुआ? कार्टिलेज इसलिए कम हुआ कि एक तो ये कोलेजन फाइबर वगैरह जो मैंने कहा, दूसरा नर्व्स में इनके सिकुड़ने से, उनमें स्ट्रेस आने से, इनमें जो ब्लड की मिकदार है वो जाने से, और इन प्रोटीन्स की मिकदार जिनसे ये कार्टिलेज बना है, जैसे मैंने उनमें से एक का नाम लिया कि 90% तो बोन्स में कोलेजन है। और फिर जब आप कैल्शियम और विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर और फ्लोराइड, और जब इन चीजों की कमी होती है तो हमारी सारी बोन्स वीक होने लग जाती हैं। तो जब इतने ज्यादा फैक्टर्स हैं, और ये खास तौर पे आजकल के ज़माने में जब ये साइंस ने ज़्यादा तरक्की कर ली, आपको लैपटॉप भी मिल गया, मोबाइल भी मिल गया, और हमारे दिमाग ने उनको हमें रुझान भी दे दिया, एटीट्यूड भी हमने डेवलप कर लिया कि हम 24 घंटे बस इन्हीं पे बिजी रहेंगे। रात को भी मोबाइल भी इस्तेमाल करेंगे, कंप्यूटर भी इस्तेमाल करेंगे, लेट के भी करेंगे, बैठ के भी करेंगे, टेढ़ा भी बैठेंगे, पोस्चर भी टेढ़ा रखेंगे, गर्दन भी झुका के बैठेंगे अगर टेबल पे भी बैठे तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, फिर हमारी हड्डियों को अफेक्ट करती हैं। और जब ये चीजें नहीं पहुंच पाती कार्टिलेज तक, अगर आर ए फैक्टर पॉजिटिव आया तो उसकी वजूहत हैं। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस आया, ये कार्टिलेज वीक हुआ, डैमेज हुआ, तो उसकी भी वजूहत जो मैंने आपको बताई कि पहली तो ये परसेंटेज इन चीजों की, लाइक कोलेजन, विटामिन डी, कैल्शियम एक्सेट्रा, इनकी कम हुई। और फिर जब नर्व्स कमजोर हो गई और उनको आपने स्ट्रेचेस भी नहीं दी, नर्व्स कमजोर हो गई। नर्व्स कैसे कमजोर हो गई? एक तो लेट से कि मैंने कोलेजन फाइबर की जैसे मिसाल दी आपको। फिर उसके बाद जब ये हड्डियां कमजोर होती हैं तो हमारी जो हड्डियां, जैसे मैंने बताया कैल्शियम, विटामिन डी, कोलेजन और काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई, जब इनकी कमी आती है तो हमारी डिजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं। और जब डिजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट होती हैं तो आप विटामिन डी और कैल्शियम वगैरह, कोलेजन की कमी से ये बोन्स पे जब स्ट्रेस पड़ती है, जब
वर्टेब्रास पे स्ट्रेस पड़ती है, तो इनके दरमियान में 24 मूवेबल वर्टेब्रास जो हैं उनके दरमियान में 23 डिस्कें हैं, लचक के लिए अल्लाह ताला ने अता की हैं, आपको शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे आपको अता की हैं, आपको जिस एंगल में आप मूव करना चाहें इसलिए अता की हैं। ये डिस्कें आहिस्ता आहिस्ता बल्ज होने लगती हैं। मैं जिन लोगों को आर्थराइटिस है उनसे पूछता हूं कि अगर आपने एमआरआई अपनी स्पाइन की कराई तो उसमें लाजमी तौर पे आया होगा कि ये डिस्कें बल्ज हैं, आपकी लंबर की डिस्कें बल्ज हैं। जब लंबर की डिस्कें बल्ज होंगी तो कंप्रेशन भी तो आएगी नर्व्स पे। जब कंप्रेशन आएगी नर्व्स पे तो उस सूरत में उसमें जो ब्लड जाना है वो अफेक्ट होगा या नहीं होगा, उसमें जो प्रोटीन्स जानी है वो अफेक्ट होंगी कि नहीं होगी, क्योंकि कंप्रेशन आ चुकी है उसमें। जब कंप्रेशन आएगी और जहाँ पे खून पूरा नहीं जाता, जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन पूरी नहीं होती, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी आती है, तो आप रूमेटॉइड की तरफ चले गए। और अगर आप कार्टिलेज को डैमेज हुआ, और उसमें भी तो इन्हीं चीज़ों की कमी से हुआ, कार्टिलेज की डैमेज की। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इस चीज़ को रिवर्स करें। एक तो अपनी एक्सरसाइज का हिस्सा बना लें कि पैरों के बल बैठना। नंबर 2, जब ये डिस्कें बल्ज हों तो इनको कायरोप्रैक्टर से एडजस्टमेंट कराएं या सर्जरी के ज़रिए कराएं, आपका चॉइस आपका। कायरोप्रैक्टर हम बगैर दवाइयों और बगैर सर्जरी के इसकी जो कंप्रेशन है, नर्व्स पे कंप्रेशन है, इनकी जो डिस्कें बल्ज आई वो दूर कर देते हैं। जब दूर कर देते हैं कंप्रेशन तो ये मसला ख़त्म हो जाता है। फिर इन्फ्लेमेशन का मसला रह जाता है, कार्टिलेज की डैमेज का मसला रह जाता है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें आप इसके इज्जा भी पूरे करेंगे, ट्रीटमेंट भी कराएंगे, कायरोप्रैक्टर से उसकी एडजस्टमेंट भी कराएंगे, जब ये स्पेस सुकड़ जाती है, स्पेशली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये घुटनों की स्पेस सुकड़ गई है, तो उसमें इसका रिवर्स करना पड़ेगा, इसकी एडजस्टमेंट करानी पड़ेगी, इसको नर्व्स को रिलैक्स करना पड़ेगा। नर्व्स को जब रिलैक्स होंगी, इनकी कंप्रेशन दूर होगी आपके लोअर स्पाइन से, L3 से स्पेशली। और जब L3 में प्रॉब्लम आता है तो इसके साथ ही L4-5 का ऑटोमेटिकली आ जाता है। मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूंगा जो इवन ऑपरेशन करा चुके हैं घुटनों का। घुटना तो एक कब्जा है। अगर आप मैं पाँव की स्ट्रेचेस देने की बात कर रहा था, घुटनों को स्ट्रेचेस देने की बात कर रहा था, एक दरवाजे पे जिस पे कब्जा लगा होता है उसको ज्यादा देर तक ना खोले तो उसको जंग लगने लगता है, वो हार्ड होने लगता है। और अगर जब ज्यादा देर तक इनको स्ट्रेचेस नहीं देंगे, खून नहीं जाएगा, कार्टिलेज वीक होने लगेगा, इन्फ्लेमेशन इनमें आने लगेगी, तो जाहिर है पेन तो आएगी। तो इसका इलाज है उस प्रोसेस को रिवर्स कर दीजिए। उनकी जो कंप्रेशन आई है नर्व्स की, कायरोप्रैक्टर से दूर कराइए। जब वो दूर हो जाएगी फिर उन नर्व्स को ट्रीटमेंट कराइए रिफ्लेक्सोलॉजी के जरिए। रिफ्लेक्सोलॉजी के जरिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि नर्व्स को स्टिमुलेशन देनी पड़ती है, और आप उसको वॉक से भी दे सकते हैं। आपके पाँव के नीचे 7200 नर्व एंडिंग्स हैं, आप स्ट्रेचेस भी दे सकते हैं। आप उसको नीम गर्म पानी में सोडा या उसमें एप्पल साइडर विनेगर डाल के भी उसको डबो के टेम्परली उसको रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन जब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, कायरोप्रैक्टर से ये आपकी लोअर स्पाइन की एडजस्टमेंट नहीं होगी, कंप्रेशन दूर नहीं होगी, उस वक्त मुकम्मल तौर पे मसला हल नहीं होगा। अगर आप ऑपरेशन भी करा लेते हैं तो आपकी टांगों में स्ट्रेंथ तो फिर भी L4-5 आपका डिस्क बल्जेस होंगी, L3 से डिस्क बल्जेस होंगी। वो कब्जा तो आपने रिप्लेस करा दिया, जो बेंड होता है और ऐसे होता है, पेन किसी हद तक कम हो गई, लेकिन आपको मुकम्मल स्टेबिलिटी और वो फिटनेस नहीं मिलेगी जो कि अल्लाह ताला ने ओरिजिनली आप में रखी है। तो आइए कायरोप्रैक्टर से हम इसका इलाज करते हैं बगैर दवाइयों के, बगैर सर्जरी के। अल्लाह ताला कभी आपको कभी किसी मर्ज में मुब्तला ना करे। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।